हेलो दोस्तों, सुविचार हिंदी कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नींद में ही बड़बड़ाते हुए राजू लाल ने फ़ोन उठाया और कहा, कौन बोल रहा है? उधर से रोने की आवाज़ आने लगी। बहुत दर्द भरी वह धीमी आवाज़ में कहा, पापा, मैं दीपा बोल रही हूँ, उदयपुर से। राजीव लाल घबराता हुआ बोला, बेटी दीपा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम इतना धीरे धीरे क्यों बोल रही हो? सब ठीक है ना? दीपा ने रोते हुए कहा, पापा, कुछ भी ठीक नहीं है, आप जल्दी से मुझे लेने आ जाओ। अगर आप नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। राजीव लाल घबरा कर बोला, बेटी दीपा, ऐसी बात क्यों कह रही है? दामाद ने कुछ कहा क्या? दीपा बोली, पापा, आप जल्दी आ जाना, अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। मैं रेलवे स्टेशन पर आपका इंतजार करूंगी। फ़ोन कट गया। दोनों पति पत्नी बहुत परेशान हो गए। सुनीता ने रोते हुए कहा, मैं आपको हमेशा से कहती रही हूँ कि एक बार दीपा से मिलकर आ जाते हैं, लेकिन आपको फुर्सत कहाँ है? राजीव लाल ने कहा, मुझे लगता है दामाद ने ही दीपा को बहुत परेशान किया होगा। सुनीता ने रोते हुए कहा, अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, आप जल्दी उदयपुर जाकर बेटी को ले आओ। ना जाने वह किस हाल में होगी। अरे दीपा की माँ, अब रोना बंद कर, वह मेरी भी तो बेटी है। जितना दुख तुझे हो रहा है उतना ही दुख मुझे भी है। तुम औरतें दुनिया के सामने अपना दुख दिखा देती हो, हम मर्द दुख को मन में दबा देते हैं, दुनिया के सामने नहीं रख पाते हैं। राजीव लाल उसी समय उदयपुर के लिए रेल से निकल गया। उसके मन में बुरे विचार आने लगे थे। वह पुरानी यादों में खो गया। दीपा राजीव लाल और सुनीता की इकलौती संतान थी। दोनों पति पत्नी दीपा को प्यार से दीपू भी कहकर पुकारते थे। उन्होंने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। दीपा की उम्र शादी के लायक हो चुकी थी, इसलिए राजीव लाल को थोड़ी चिंता हुई। वह दौड़ भागकर दीपा के लिए अच्छा वर तलाश करने लगा। पर जहाँ अच्छा वर मिलता है और वहाँ खानदान अच्छा नहीं मिलता, जहाँ खानदान अच्छा मिलता वहाँ वर अच्छा नहीं मिलता। बहुत दौड़ भाग के बाद राजीव लाल ने चित्तौड़गढ़ शहर में दीपा का रिश्ता तय कर दिया। दीपा का ससुर महेश वन विभाग से कुछ महीने पहले रिटायर हुआ था। उसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा मोहन चित्तौड़गढ़ में ही बैंक में कैशियर के पद पर काम करता था, जबकि छोटा बेटा दिनेश उदयपुर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसी से दीपा का रिश्ता तय हुआ था। महेश की पत्नी की मौत हो चुकी थी। महेश दिनेश की कुछ गलत आदतों से चिंतित थे। जब दीपा जैसी होनहार व पढ़ी लिखी लड़की के साथ शादी हो जाएगी तो दिनेश सभी बुरी आदतों को भूल जाएगा, इसलिए महेश चिंता से कुछ मुक्त हुआ। राजीव लाल ने धूमधाम से दीपा की शादी की, दहेज भी खूब दिया। विदाई के बाद वे दोनों घर में अकेले रह गए। जब दीपा पहली बार ससुराल आई तो उसे ससुराल में जितना प्यार मिलना चाहिए था, नहीं मिला। वह मायूस हो गई। दीपा की जेठानी का बर्ताव उसके प्रति अच्छा नहीं था, न ही उसके पति का बर्ताव अच्छा था। शादी होते ही दिनेश उदयपुर में नौकरी पर चला गया। वह दीपा को साथ में नहीं ले गया था। जब दीपा दोबारा ससुराल आई तो ससुर महेश का विचार था कि बहू दिनेश के साथ रहे, लेकिन दिनेश उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता था। जब महेश ने दिनेश को समझाया, वह उसको भला बुरा कहा। तब जाकर मजबूरी में वह दीपा को अपने साथ ले गया। उदयपुर में वे किराए के मकान में रहने लगे। दिनेश की सबसे बुरी आदत थी जुआ खेलना व शराब पीना, जिससे वह घर पर हमेशा देर रात तक पहुंचता था। इस बात से दीपा बहुत परेशान थी। दिनेश की तनख्वाह भी जुए व शराब में खर्च होने लगी थी, इसलिए महीने के अंत में कुछ नहीं बच पाता था। एक दिन ससुर महेश अचानक उदयपुर दिनेश के घर पहुंच गया। उस समय दीपा गर्भवती थी और वह बहुत बेबस पड़ गई थी। बहू दीपा की ऐसी दयनीय हालत देखकर महेश ने रोते हुए कहा, बेटी, मैं तेरा गुनहगार हूँ, मेरी वजह से तेरी यह हालत हुई है, मुझे माफ़ कर देना। दीपा ने अपने ससुर को समझाते हुए कहा, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आप मत रोइए। मैं आपके बेटे को सुधार नहीं सकी, मैंने पूरी कोशिश की लेकिन नाकाम रही। महेश बेमन से चित्तौड़गढ़ लौट गया। दीपा की ऐसी हालत देख वह दुखी था। इसी गहरी चिंता की वजह से एक दिन महेश को अचानक हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। पर महेश की मौत से दिनेश की ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। दीपा के एक बेटा हो गया जो वह 5 साल का हो गया था। दीपा सिलाई करके अपना खर्च चला रही थी। कुछ महीने बाद दिनेश की नौकरी छूट गई, क्योंकि वह हमेशा शराब पीकर ऑफिस जाने लगा था।
इसलिए कंपनी वालों ने उसे नौकरी से निकाल दिया। उसको घर बैठे 1 महीना बीत गया। एक दिन दिनेश ने दीपा के सोने के कंगन चुराकर बाजार में बेच दिए। जब दीपा को पता चला तो दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ। उसने दीपा को मारा पीटा। एक दिन दिनेश घर देरी से पहुंचा। उस समय दीपा दिनेश के आने का इंतजार कर रही थी। दिनेश ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। आज वह जुए में 10,000 रुपया हार गया था। आज उसका दीपा से कुछ और चीज़ छीनने का इरादा था। दिनेश के आते दीपा ने थाली में खाना रख दिया। इसके बाद वह सोने के लिए जाने लगी कि तभी दिनेश ने दीपा का हाथ पकड़कर कहा, दीपा रुको, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। दीपा समझ गई कि आज इसका नया नाटक है। फिर भी उसने पूछा, क्या बात है? दिनेश ने कहा, तुम मेरे पास तो आओ। दीपा उसके पास आकर बोली, मुझे बहुत नींद आ रही है। क्या बात करनी है, जल्दी कहो। दिनेश ने दीपा का हाथ पकड़कर बड़े प्यार से कहा, मैं जो तुमसे मांगना चाहता हूँ वह मुझे दोगी क्या? दीपा ने कहा, क्या चाहिए आपको? मेरे पास देने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है। दिनेश ने दीपा को समझाते हुए कहा, मैं आज 10,000 रुपये जुए में हार गया हूँ। वे रुपए मैं दोबारा जीतना चाहता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी खास चीज़ की ज़रूरत है। दीपा ने कहा, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आपने तो जुए व शराब में सब कुछ बेच दिया है। अब क्या बचा है? मुझे बेचना चाहते हो क्या? दिनेश ने बड़े प्यार से कहा, तुम भी कैसी बातें करती हो? मैं तुम्हें कैसे बेच सकता हूँ? तुम तो मेरी धर्म पत्नी हो। मुझे तो तुम्हारा मंगलसूत्र चाहिए। दीपा ने गुस्सा जताते हुए कहा, आपको कुछ शर्म आती है कि नहीं? यह मंगलसूत्र सुहाग की निशानी है। कुछ दिन पहले आपने मेरे सोने के कंगन बेच दिए। मैंने कुछ नहीं कहा, अब मंगलसूत्र बेच रहे हो। कुछ तो शर्म करो। आप कुछ भी कर लो, मैं मंगलसूत्र नहीं दूंगी। जब दीपा ने मंगलसूत्र देने से साफ मना कर दिया तो दिनेश को बहुत गुस्सा आया। वह बोला, मैं तेरी फालतू बकवास नहीं सुनना चाहता हूँ। इस समय मुझे केवल तुम्हारा मंगलसूत्र चाहिए। मुझे मंगलसूत्र दे दे। दीपा ने कहा, मैं नहीं दूंगी मंगलसूत्र, यह मेरी आखिरी निशानी बची है। दिनेश ने दीपा का हाथ पकड़कर अपने पास खींचा और जलती हुई सिगरेट से उसके हाथ को दाग दिया। दीपा को बहुत दर्द हुआ। दीपा ने दर्द से कहराते हुए कहा, आप चाहे मुझे मार डालो लेकिन मैं मंगलसूत्र नहीं दूंगी। इसके बाद दिनेश ने दीपा का हाथ पकड़कर उसके बदन को जलती हुई सिगरेट से जगह जगह दाग दिया। दीपा जोर जोर से चिल्लाने लगी। दीपा के चिल्लाने से मोहल्ले वाले वहाँ इकट्ठा हो गए। तो दिनेश उन सबके सामने दीपा पर बदचलन होने का आरोप लगाने लगा। दीपा ने रोते हुए कहा, आपको झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? मेरे बदन को आपने छलनी कर दिया, मुझे जलती हुई सिगरेट से दागा। मेरा कसूर इतना सा था कि मैंने अपना मंगलसूत्र आपको नहीं दिया, और मैं यह मंगलसूत्र आपको नहीं दूंगी क्योंकि यह मेरी आखिरी निशानी है। दीपा की ऐसी हालत देखकर मोहल्ले वालों की आंखों में आंसू आ गए। सभी दिनेश को भला बुरा कहने लगे। दिनेश ने उन्हें गालियां देते हुए दरवाज़ा बंद कर लिया और दोबारा दीपा को पीटने लगा। दीपा ने अपने पापा को फ़ोन लगाया तो दिनेश ने उसके हाथ से मोबाइल छीनकर फर्श पर फेंक दिया, जिससे मोबाइल फ़ोन टूट गया। दिनेश ने दीपा को फिर बुरी तरह से मारा, जिससे वह बेहोश हो गई। दिनेश उसके गले से मंगलसूत्र खींचकर रात को ही घर से गायब हो गया। जब अचानक रात को दीपा के बच्चे की नींद खुली तो माँ को अपने पास ना पाकर वह रोने लगा और बरामदे में चला आया और उसके पास बैठ गया। जब दीपा को होश आया तो उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया। दीपा ने पाया कि उसके गले से मंगलसूत्र गायब था। वह समझ गई थी कि दिनेश ले गया है। उसने घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 5 बज चुके थे। दीपा ने कुछ सोचते हुए अपने बेटे को साथ लिया और घर से निकल गई। पड़ोस की एक औरत से मोबाइल मांगकर अपने पापा को फ़ोन लगा दिया। पापा से बात करके दीपा सीधे रेलवे स्टेशन की तरफ भागी। वह प्लेटफॉर्म के फ्लाईओवर की सीढ़ियों पर अपने पापा का इंतजार करने लगी। दीपा अपने ख्यालों में खोई थी कि उसके बेटे ने देखा कि कई छोटे छोटे बच्चे हाथ में कटोरा लेकर भीख मांग रहे थे। वह भी अपने छोटे छोटे हाथ आगे करके भीख मांगने लगा। इधर जब राजीव लाल की नींद खुली तो वह उदयपुर पहुंच गया था। उदयपुर स्टेशन पर उतरकर राजीव लाल जाने लगा। तभी अचानक कोई पीछे से उसकी धोती पकड़कर खींचने लगा। राजीव लाल ने पीछे मुड़कर देखा कि एक नन्हा बच्चा उनकी धोती पकड़कर हाथ आगे करके भीख मांग रहा था। राजीव लाल ने उस बच्चे को धुतकारते हुए धक्का दिया तो बच्चा दूर जाकर गिरा और रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर दीपा वहां आई। वह अपने बच्चे के पास जाकर उसे उठाने लगी। राजीव लाल की नज़र बेटी दीपा पर पड़ी। वह बोला, दीपू तुम यहाँ ऐसी हालत में, तुम्हारी यह हालत किसने बनाई?
दीपा ने देखा कि इस अनजान शहर में कौन दीपू कहकर पुकार रहा है। जब उसने नज़र उठाकर देखा तो सामने पापा खड़े हैं। वह जल्दी से दौड़ते हुए अपने पापा के गले लगकर रोने लगी। राजीव लाल ने हिम्मत से काम लेते हुए अपने आंसुओं पर काबू पाते हुए कहा, बेटी दीपा आंसू मत बहा, मैं तुझे लेने ही आया हूँ, चल घर चलते हैं। उस समय प्लेटफॉर्म पर दूसरे मुसाफिरों ने पिता व बेटी को इस तरह आंसू बहाते हुए अनमोल मिलन व अनोखा प्यार देखा तो सभी भावुक हो गए। राजीव लाल अपनी बेटी व नाती को लेकर गांव आ गया। दीपा के साथ दिनेश ने जो जोर जुल्म किए थे, दीपा ने अपनी माँ व पिता को साफ साफ बता दिया। दीपा ने कुछ महीनों बाद ही दिनेश से तलाक ले लिया और नई जिंदगी की शुरुआत की। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी भी पसंद आई होगी और इसी तरह की शिक्षाप्रद और पारिवारिक कहानियाँ सुनने और देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके और सामने के बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे सेट कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।